नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में हमने अब तक पिछले व्याख्यान में शुंग एवं कण्व वंश के बारे में अध्ययन किया। अतः अब हम भारतीय इतिहास की यात्रा में पहली शताब्दी के आसपास राज कर रहे राजवंशों का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के क्रम में आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश की। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 10वां व्याख्यान है, जिसमें हम सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका समयकाल पहली से दूसरी शताब्दी तक रहा और इसमें इसके जो प्रमुख राजा थे वह थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पुराणों के अनुसार सातवाहन शासकों को भृत्य कहा जाता था, इसलिए इन्हें आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता था। आंध्र वंश या सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। जो सातवाहन वंश है उसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी और यह वंश 250 ईसा ईस्वी तक चला, इसलिए यह इसका समयकाल 300 वर्ष तक का माना जाता है। इस वंश के प्रमुख राजा सिमुक, सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी इत्यादि थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो औरंगाबाद जिले में, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर स्थित थी। सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिनका निर्माण सातवाहन राजाओं द्वारा कराया गया, अजंता एवं एलोरा की, और बार बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सातवाहन राजाओं ने तांबे, शीशे, पोटिन, कांसे के सिक्के चलवाए थे। इन्होंने तांबे, शीशे, पोटिन और कांसे के सिक्के चलवाए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने चलाई थी, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख से मिलता है। जैसा कि हमने समझा, इस वंश के राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन शासकों में सबसे शक्तिशाली गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े 7 समुद्र का पानी पीते थे। यह इतना शक्तिशाली राजा माना जाता है और इसके बारे में कहावत है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है, इसके घोड़े 7 समुद्र का पानी पीते थे। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन को कहा जाता है। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। इसकी जो भाषा थी वह थी प्राकृत, जो कि हिंदी का रूप है, और लिपि थी ब्राह्मी। इस वंश के शासक पुलुमावी, जिन्हें वशिष्ठ पुत्र भी कहा जाता है, को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भारत में शीशे के सिक्के चलवाए। प्रश्न पूछ लिया जाता है, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम किन राजाओं ने चलाए, तो सातवाहन शासकों का नाम आता है कि सातवाहन शासकों द्वारा शीशे के सिक्के सर्वप्रथम चलवाए गए। सातवाहन वंश के जो शासक थे वह मात्र सत्तात्मक माने जाते हैं, क्योंकि जो भी राजा थे उनकी माता का नाम राजा के नाम के पहले लगाया जाता था, यानी माता के नाम पर ही राजाओं के नाम होते थे। राज सिंहासन का उत्तराधिकारी वंशानुगत होता था और यह सामान्यतः पुत्र ही होता था, इसलिए कुछ लोग इसको सत्तात्मक समाज भी बताते हैं कि इस समय पर पितृसत्तात्मक सत्ता भी थी। इस समय में अमरावती कला का विकास हुआ। जो अमरावती कला है उसका विकास इसी समय में हुआ। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक था। इसने अपने शासनकाल में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय उसकी विजयों के बारे में जानकारी माता गौतमी, जो इसकी माता थी, गौतमी बालाजी के नासिक शिलालेखों से मिलती है। माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेखों से मिलती है इसकी विजयों की जानकारी।
इसने छहरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके राजवंशों को पराजित किया। जो छहरात वंश के शक शासक थे एवं नहपान को किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित किया। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्तर के मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर बरार क्षेत्र जो कि एमपी के अंतर्गत आता है से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला था। ऐसा माना जाता है कि गौतमीपुत्र द्वारा जीते गए क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए थे। इन क्षेत्रों को छीनने वाले संभवतः सीथियन जाति के करदामक वंश के शक शासक थे। इसी प्रकार का निष्कर्ष 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से निकलता है। यह शिलालेख दर्शाता है कि नहपान से विजय प्राप्त कर गौतमी ने जिन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया था उन क्षेत्रों को रुद्रदामन ने हथिया लिया था। जिन क्षेत्रों पर किसने? गौतमीपुत्र ने अधिकार किया था उसको रुद्रदामन ने हथिया लिया था। यह जो प्रमाण मिलते हैं, जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह प्रमाण मिलते हैं। एक मत यह भी कहा जाता है कि गौतमीपुत्र ने करदामक जाति के जो शक थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर रुद्रदामन द्वारा छीने गए क्षेत्रों को पुनः सुरक्षित कर लिया था। जो भी विजय के द्वारा जो क्षेत्र इससे छीन लिए गए थे रुद्रदामन के द्वारा गौतमीपुत्र से, उनको वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इन्होंने फिर से वापस ले लिया था। एक मत यह भी बताया जाता है। सातवाहन वंश के समय ही कुछ गुफाएं जिनका निर्माण किया गया, इस प्रकार की गुफाएं हैं। यह एक स्तूप है और इन्हें चैत्य कहा जाता था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चैत्य नाम की जो गुफाएं हैं ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो वह सातवाहन राजाओं के शासनकाल में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो आर्किटेक्चर था, ये स्तूप था और ये डोर है और ये गुफा चित्र है, ये गुफा है। सातवाहन वंश का पतन। आइए पतन के बारे में जान लेते हैं। तीसरी शताब्दी तक सातवाहन वंश की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। जो सातवाहन शासक थे वह कमज़ोर हो पड़े थे। कब तक? तीसरी शताब्दी तक। लगभग 225 ईस्वी में यह राजवंश समाप्त हो गया था। इसके पतन में कई शक्तियों ने योगदान दिया। जो पश्चिम क्षेत्र था, पश्चिम में नासिक के क्षेत्र पर अमीरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो अमीर थे इन्होंने पश्चिम के क्षेत्र में निवास करने वाले जो अमीर थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यह सातवाहन वंश से अलग हो गए। पूर्व में इक्ष्वाकुओं ने जो कि सातवाहन वंश के राजाओं के अधीन आते थे, इक्ष्वाकुओं ने अपना राज्य स्वतंत्र स्थापित कर लिया। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो भी वो थे क्षेत्र थे उनको पल्लवों ने अपने अधिकार में ले लिया। वहाँ पर पल्लव विकास करने लगे थे, अपने राज्य का विस्तार करने लगे थे। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का जो भी क्षेत्र था उसको पल्लवों ने अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार सातवाहन का जो क्षेत्र था वह कम होने लगा और धीरे धीरे इसका 225 ईस्वी तक अंत हो गया। इन वंशों के बारे में जानकारियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत ही मोटी मोटी बुकें हैं, लेकिन हमारे लिए जो परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी है मैं वही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो लेक्चर सुनने के बाद जो भी आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी तो उस क्षेत्र से संबंधित आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। मेरा उद्देश्य आपके लिए बस परीक्षा उपयोगी जानकारी देना है ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बाकी आप इतिहास को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो हम भविष्य में इसके और भी लेक्चर लाएंगे, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपने परीक्षाओं के हिसाब से पढ़ें।
मेरा उद्देश्य बस इतना है कि पहले आप अपनी जॉब सिक्योर करें, फिर उसके बाद आपकी जो भी रुचि है, जिसमें भी आप अपना समय देना चाहें वो आप दे सकते हैं, क्योंकि अध्ययन का भी एक समय होता है और समय निकलने के बाद अध्ययन ठीक तरीके से हो नहीं पाता है। इसलिए आप किसी भी विषय में इस प्रकार ना फंसें कि उसमें इतना समय दे दें कि बाकी विषय को आप समय ना दे पाएँ। ये लेक्चर मात्र इतने हैं कि आप 1 से 2 महीने में पूरी हिस्ट्री आप कवर कर सकते हैं, वो भी आसानी से। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और जो भी चीज़ें करंट से रिलेवेंट होके आती हैं उनका अध्ययन करें, ताकि उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा करंट से रिलेवेंट होकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आपकी कमांड बनी रहे। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको इतिहास के संबंध में आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।